If you are in Mumbai, Chennai, Patna, Delhi, Srinagar, Lucknow, wherever you go, people are interested. What is happening in UP? So I am going to ask what is happening in UP. I'm joined by Akhilesh Yadav, Supremo of Samajwadi Party and ex-CM, and we'll speak to him about all the issues, including acquisitions of BJP, about his manifesto, and all the promises he is doing with the people of Uttar Pradesh. Akhilesh जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. सर, कल आपकी पार्टी ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को. उन्होंने लिखा कि ओपिनियन पोल्स बैन होने चाहिए. ऐसा क्यों चाहते हैं कि ओपिनियन पोल्स बैन हो जाएं? देखिए, ओपिनियन पोल और चुनाव से पहले होना उनका, ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपीएम पोल है. ओपीएम पोल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, विधायक पीटे जा रहे हैं, सांसद कूटे गए, सबसे बड़ी बात है डिप्टी सीएम को अपमानित होना पड़ा. जिस पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री इस तरीके से अपमानित हो रहे हो, जनता उनके खिलाफ खड़ी हो, ओपिनियन पोल क्या दिखा रहे हैं. इसलिए मैंने कहा ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपीएम पोल है. पता नहीं किस नशे में लोग क्या दिखा रहे हैं, क्या आंकड़े पेश कर रहे हैं. तो आपको सर्वों पर भरोसा नहीं है जो इनके नतीजे आ रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, कोई समझदार आदमी मुझे बताए, इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं. हाथरस अलीगढ़ में इनके विधायकों का विरोध हुआ. इससे पहले जब किसानों के 3 काले कानून थे उस समय लगातार विरोध हुआ इनका. उसके बाद प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, वो खाली गई. उत्तर प्रदेश में जितनी रैलियां की गई वो सब सरकारी रैलियां थी. डीएम पत्र लिखते थे पीडब्ल्यूडी विभाग को, डीएम पत्र लिखते थे रोडवेज विभाग को कि बस का इंतजाम होना चाहिए, आपकी सरकारी गाड़ियों का इंतजाम होना चाहिए, तब भीड़ होती थी. वो सरकारी रैलियां थी. जो पार्टी सरकारी रैली कर रही हो, जिसकी चुनावी सभाएं खाली रही हो, विधायक सांसदों को अपमानित होना पड़ रहा हो, डिप्टी सीएम को अपमानित होना पड़ रहा हो, तो आप क्या समझते हो ओपिनियन पोल? क्या सच होंगे ओपिनियन पोल? और महंगाई बताइए कितनी है. आज महंगाई से हर इंसान परेशान है. बीजेपी महंगाई पे बात नहीं कर रही, डीजल पेट्रोल पे बात नहीं कर रही, जो गैस सिलेंडर दिए गए थे वो सिलेंडर पे बात नहीं कर रहे हैं, जो इन्होंने लगातार सपने दिखाए थे, आज कड़वा तेल कितना महंगा है, तो महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं. जब महंगाई दुगनी हो जाएगी, कमाई आधी हो जाएगी, तो खुशहाली कैसे आएगी? खुशहाली का तो महंगाई एक मुद्दा है आपके लिए. सर, इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ वर्चुअल कर दिया है. आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आप कहते आए हैं कि बीजेपी को पहले से पता था, उन्होंने अपने स्टूडियोज तैयार कर लिए, छोटे दल तैयार नहीं है. तो जब हर चीज वर्चुअल हो गई, उसमें आप अपने आप को कैंपेन में कहाँ पाते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी के पास तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हम लोग तैयार हैं. इस तरीके से नहीं तैयार थे. एक लड़ाई जो है वर्चुअली या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए जो पार्टी का संगठन और हमारे वॉलंटियर्स थे वो तैयार थे. और हम इस लड़ाई में कहीं कमजोर इसलिए नहीं है कि समाजवादी पार्टी थी, उसने लगभग 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांटे हों, एससीएल जैसा कैंपस बनाए हो, सैमसंग को एक्सपेंशन दिया हो. तो आईटी के लिए या आईटी से रिलेटेड चीजों के लिए समाजवादी पार्टी तो पर्याप्त समझ दी है. लेकिन वहीं और क्षेत्रीय दल हैं, उनके पास कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी पहले से तैयार की हुई थी. उन्होंने अपने स्टूडियोज बना रखे थे, उन्हें पता था कि डिजिटली हो सकता है कैंपेन हो, तो उन्होंने इंटरनेट के सब कनेक्शंस ले रखे थे, इंटरनेट का तैयारी कर रखी थी. जिस पार्टी को पता होगा कि वर्चुअली रैली होंगी, डिजिटली चुनाव लड़ा जाएगा, तो वही तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखेगा. इलेक्शन कमीशन पर मैं इलेक्शन कमीशन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये सोचने की बात यह है कि जिस पार्टी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर चुनाव से पहले तैयार किया गया हो. और अभी निकले भोंपू, झूठ बोलने वाले भोंपू निकले. कल झंडी दिखाई गई जिसमें नकली वीडियो चलेंगे, झूठी बातें होंगी, विज्ञापन झूठे होंगे. और क्या इनका विज्ञापन नहीं झूठा पकड़ा गया? आप बताइए. इनके अखबार में जब आया था विज्ञापन, इन्हें फ्लाईओवर दिखाना था तो बंगाल का फ्लाईओवर दिखा रहे थे. जब इन्हें एक कारखाना दिखाना था तो अमेरिका की नकली फैक्ट्री दिखा रहे थे, चीन का एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे थे. तो इनके झूठे विज्ञापन है. और आप किसी से पूछ लीजिए, इनका हर वादा जुमला निकला. क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? ठीक है, उन बातों पर आएंगे सर. अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की. योगी जी ने पिछले एक हफ्ते में अपने ट्विटर पर 6 बार दंगे का जिक्र किया. अपने जो उनका पर्सनल ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है. केशव मौर्य डिप्टी सीएम है, उन्होंने 3 बार दंगे का जिक्र किया. वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर आई तो फिर दंगे होंगे, ये दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं. और कैराना में हमने देखा अमित शाह जी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं. तो बीजेपी 80 बनाम 20 की बात कर रही है, योगी जी कह चुके हैं. उस नैरेटिव से अखिलेश यादव कैसे फाइट कर रहे हैं?
बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि इनके लोग लगातार पलायन की, लगातार दंगे की, लगातार इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं जिससे समाज में बंटवारा हो, खाई पैदा हो। और मैंने कई मौकों पर कहा, जो पैदा करे खाई समझ लो वही है भाजपाई। जो समाज में खाई पैदा करे वही है भाजपाई। और फिर दंगे का अनुभव किसके पास है? हमारे डिप्टी सीएम के पास है, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है। आप इनका खुद का दिया हुआ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में देखिए, इनके आरोप क्या थे इनके ऊपर, और इनके जो भाषण थे वो भाषण क्या थे। अगर हम पुराने इनके भाषण उठाएंगे तो किस तरह के भाषण बोलते थे, हम तो बोल भी नहीं सकते। और यहाँ पर एक आए हैं, हिमाचल के हैं कि दिल्ली के हैं, बताओ उन्होंने दिल्ली में क्या भाषण दिया था? किनको मार भगाओ, किनको मारो। अब अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी बात कर रहे हैं। क्या इलेक्शन दिल्ली के कमीशन दंगों में उन्होंने, दिल्ली के दंगों के बाद चुनाव में जो स्टेटमेंट मंच से कहा गया था, क्या ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा लिखा इंसान दे सकता है? तो इनका चुनाव का है मकसद है कि गन्ने का भुगतान पे चुनाव ना हो, जो बिजली महंगी है उस पे ना हो। मुख्यमंत्री क्या जानते हैं बिजली के कारखाने के बारे में? मुझे ये बताएं। वो कल कह रहे थे कि आप 300 यूनिट बिजली की फ्री की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि चोरों को आज चांदनी रात पसंद नहीं है। उनका आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बिजली नहीं देते थे 2017 से देखिए, पहले। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता। जो मुख्यमंत्री खुद झूठ हो उनसे पूछिए। अगर ये चांदनी रात उन्हें याद आ रही है तो कम से कम याद करके, जो 4.5 साल में एक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, वो बताएं कि 4.5 साल में उन्होंने कौन सा बिजली का कारखाना एक लगाया, बता दें हमें। ठीक है सर, ये बताएंगे मुख्यमंत्री जी? नहीं बताएंगे, उनसे पूछेगा भी नहीं कोई। मैं चाहूंगा कि कोई न कोई उनसे ये पूछे कि अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कौन सा बिजली का कारखाना लगाया। एक कारखाना बताएं जो बिजली का कारखाना लगाया उन्होंने। लेकिन बिजली का बिल महंगा दिया, और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने तय किया कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, उसी समय उन्होंने बिजली के बिल को आधा करने का फैसला लिया। तो जब आधा आप आखिरी वक्त कर रहे हो, क्या 4.5 साल में जो आपने बड़ा बिजली का बिल लिया है, क्या जनता को वापस करोगे आप? वो सर, अब तो पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। आज संबित पात्रा आए थे, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए। बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, जबकि एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि चीन बड़ा दुश्मन है। हमने पढ़ा उस इंटरव्यू के बारे में, उसके बारे में बताइए। वो कह रहे हैं कि आप जिन्ना जिन्ना डट रहे हैं। पूरा जो बीजेपी का कैंपेन है, सर, हमने पहले भी आपसे पूछा है, योगी जी 3 बार वेस्ट यूपी हुआ है, नड्डा जी डोर टू डोर कर रहे हैं, कैराना में अमित शाह हैं। तो ये जो नैरेटिव है पाकिस्तान जिन्ना, फिर वही सवाल आपसे कि बीजेपी घूम फिर के हर दूसरे दिन इस बात को लेकर के आती है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी चीजें याद करनी चाहिए, और उन्हें ये याद करना चाहिए कि एक समय पर उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। आज तक कोई हवाई जहाज पे नहीं बैठ पाया गरीब, और हवाई अड्डे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए। और जहाँ तक सवाल पाकिस्तान और चीन को लेकर के है, उन्हें कम से कम पहले CDS बिपिन रावत जी ने क्या कहा था, उन्हें कम से कम जो CDS उन्होंने बनाया, जिनको वो सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है उनको, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या कहा था। क्या उन्होंने ये नहीं कहा? हमारे पहले CDS बिपिन रावत जी ने कई इंटरव्यूज में कहा, और आप गूगल कर सकते हैं अभी, उन्होंने कहा कि अगर कोई दुश्मन है हमारा नंबर 1, तो हमारा चीन नंबर 1 दुश्मन है। क्या अरुणाचल के पास नया गांव नहीं बस गया? लद्दाख को लेकर के हमें कितना प्रेस के सामने जवाब देना पड़ा, न जाने हमारी जमीनें कितनी छीन ली गई। तो हमारा दुश्मन नंबर 1 और नंबर 2 दुश्मन, बड़ा दुश्मन, छोटा दुश्मन, सवाल वो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले CDS जो बने थे उनका भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनसे कहिए कि तुरंत अपने बनाए हुए CDS बिपिन रावत जी का स्टेटमेंट पढ़ें, उन्होंने क्या कहा, और जो बिपिन रावत जी ने कहा वही मैंने कोट किया है। आपने विपिन रावत जी को कोट किया कि मैंने यही कहा, क्योंकि CDS का कहना कौन नहीं मानेगा। अगर CDS जितने बड़े जनरल हैं, अगर वो कोई स्टेटमेंट देंगे, क्या मैं उनका स्टेटमेंट कोट नहीं कर सकता? भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है कि मैं CDS बिपिन रावत जी का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं? उन्हें क्या तकलीफ है इससे? उन्होंने उतना वो क्लिप निकाल के वायरल कर दिया। नहीं, मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं जब इंटरव्यू दे रहा हूं और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी को ये तकलीफ है कि बिपिन रावत CDS जो थे, पहले हमारे CDS हैं, उन्होंने जो कहा, उनका मैंने स्टेटमेंट कहा, तो उन्हें क्या तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? और भारतीय जनता पार्टी लोगों की याददाश्त कमजोर हो तो उन्हें तुरंत पहले CDS
बिपिन रावत जी का स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। तो पाकिस्तान के मुद्दे पर जो बयान है आप कह रहे हैं कि वो बिपिन रावत जी को आपने कोट मैं किया। ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, मैंने उनके ही सरकार के बनाए हुए पहले सीडीएस का स्टेटमेंट दिया है और उन्हीं को बात को मैं मान करके बोल रहा हूं। क्या वो पहले सीडीएस बिपिन रावत जी ने स्टेटमेंट दिया जो तमाम जनरल समय समय स्टेटमेंट देते हैं, उसका मैं मानूं या ना मानूं, ये भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। ठीक है सर, अगले सवाल पर आते हैं। सर आप जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे योगी जी और मोदी जी आए यहाँ इनॉग्रेट करने के लिए, फिर उसके बाद आप भी गए, आपने अपने तरीके से इनॉग्रेशन किया उसका। आपने कहा था कि हम लोगों ने वो जो योजना थी उसका शिलान्यास किया था। ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बात करते रहते हैं। अभी भी हम लोग इस कैंसर इंस्टीट्यूट में हैं, तो उन परियोजनाओं के बारे में क्या कहना है आपका? और ये कह रहे हैं कि भाई ये तो मीम्स बनाने लग गए हैं आपके कि अब अखिलेश जी कहते हैं हर चीज़ जो हमने की वो उनकी है। देखिए, ये जिस जगह जिस कैंपस में हम लोग हैं, ये कैंसर इंस्टीट्यूट है और अगर ये कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया होता तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ता। और न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, आसपास के लोग यहाँ आते तो उन्हें सस्ता और अच्छा इलाज मिलता। अगर हम आंकड़े देखें, आज प्रदेश के आंकड़े देखें, आखिरकार कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा है? हार्ट की है, डायबिटीज़ है, तो एक कैंसर भी बड़ी बीमारी है, लीवर या किडनी। अगर हम सब बीमारियों को हम देखें तो सबसे ज़्यादा पाएंगे कि कैंसर बड़ी बीमारी है जो लगातार फैल रही है। ये कैंसर इंस्टीट्यूट इसलिए बना था कि गरीबों को बाहर न जाना पड़े, गरीबों को सस्ता इलाज मिल जाए और अपने लखनऊ शहर में इलाज मिल जाए। ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के योगी बाबा जी ने अभी तक इसको चालू नहीं होने दिया। मैंने अभी डॉक्टर से पूछा जो मिलने आए थे कि इसमें ओटी बने 24, लेकिन 2 चालू हैं। सोचिए 22 सालों में 24 ऑपरेशन थिएटर में केवल 2 ऑपरेशन थिएटर चला पा रहे हैं और ओपीडी क्या है 100। ये इंस्टीट्यूशन वो है जहां रिसर्च हो सकती थी कि आखिरकार हमारे लोगों के बीच में कैंसर क्यों ज़्यादा फैल रहा है। यहाँ जो लोग बाहर जा रहे थे, पैसा खर्च कर रहे थे, क्योंकि कैंसर का इलाज महंगा है और कैंसर का इलाज लंबा चलता है। कैंसर का इलाज ऐसा तो नहीं है कि एक दिन आप आए अस्पताल और उसके बाद आपका कैंसर का इलाज हो गया। कैंसर अगर किसी को हो गया तो उस बीमारी का लगातार इलाज चलता है। इसलिए इंस्टीट्यूट बनी थी कि अगर प्राइमरी स्टेज पे हो, सेकेंडरी स्टेज पे हो, टर्शरी स्टेज पे हो, किसी भी स्टेज पे अगर कैंसर है तो लगातार उन्हें इलाज मिले। केवल ये बंद नहीं पड़ा है, जितने भी अच्छे काम है समाजवादी सरकार के वो सब भारतीय जनता पार्टी ने बंद किए हैं और अभी तक कोई बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाई है। एक बड़ा काम करती है, सबसे बड़ा, झूठ बोलने का। उनसे बड़ा झूठ, उनसे अच्छा झूठ, उनसे लगातार झूठ, और कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, फौज की तरह ऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर कोई झूठ दिल्ली से बोला जाएगा तो उनका गांव में भी कार्यकर्ता वही झूठ बोलेगा। ये ऑर्गेनाइज्ड झूठ अगर कोई बोल सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। सर केशव मौर्य डेप्यूटी सीएम आप पर लगातार रोज एक नया ट्वीट कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप लिस्ट क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, आप अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं अपने कैंडिडेट की लिस्ट। उनका कहना है कि आप माफियाओं और दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं, इसलिए आप अनाउंस नहीं कर रहे हैं। हम भी जानना चाहते हैं सर आप क्यों अनाउंस नहीं कर रहे हैं? आपने पहली लिस्ट तो अनाउंस की थी। डिप्टी सीएम इस तकलीफ में है कोई ऐसा प्रत्याशी ना मैं दे दूं उनके सिरातू विधानसभा जो उन्हें हरा दे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा प्रत्याशी दूंगा जिससे डिप्टी सीएम हार जाएं, और अगर मुझे भी साइकिल चलानी पड़ी तो मैं जाकर के उनकी विधानसभा में साइकिल चलाऊंगा कि यही जिम्मेदार हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। और पिछड़ों के साथ जो अपमान हुआ है वो यही है, क्योंकि इन्हें स्टूल मिला पूरे 5 साल। सर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। ये तो ठीक है, आपने राजनीतिक बात बोली है, लिस्ट क्यों नहीं देते हैं, अनाउंस करते हैं? हमें भी, हम जर्नलिस्ट को भी चाहिए। जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग भी एनालिसिस करेंगे। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको ए और बी फॉर्म मिल रहा है। हाँ, वो जाएंगे, अपना फॉर्म भरेंगे और सूची भी आ जाएगी इस समय पर। हम भी किसी शुभ दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन शुभ होगा उसी दिन जारी करेंगे सूची। अच्छा, आपने बोल दिया डिप्टी सीएम के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके आप साइकिल चलाएंगे, जबरदस्त उम्मीदवार देंगे। आप सब इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि गोरखपुर से जहाँ से योगी जी लड़ रहे हैं वहां से आपका उम्मीदवार कौन होगा? हमारी पार्टी पे कई उम्मीदवार हैं और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी एक उम्मीदवार तय करें जो चुनाव लड़ेगा। और योगी जी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जनता पूछेगी बिजली क्यों महंगी हो गई, गोरखपुर की जनता देखेगी कि शहर में ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, सीवर नहीं बन पाया, 2-3 महीने लोगों को बारिश के पानी में रहना पड़ा, वहाँ पर नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिले, जो विकास होना चाहिए था, फ्लाईओवर वगैरह बनने चाहिए वो नहीं हुए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक काम किया, अपनी जगह को सरकार को देकर के मुआवजा सबसे ज़्यादा उठाया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने इतना अपनी ज़मीन का मुआवजा नहीं उठाया होगा जितना हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने मुआवजा उठाया है। बाबा मुख्यमंत्री ने मुआवजा उठाया है। सर अब बीजेपी के पास एक और मुद्दा है,
अपर्णा यादव चली गई बीजेपी, वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह जी के पैर छूते उन्होंने फोटो ट्वीट की है, उसके भी बीजेपी वाले संदेश निकाल रहे हैं। तो अपर्णा यादव को आपने रोका नहीं, टिकट नहीं दिया, हुआ क्या? नेताजी वो हैं जिन्होंने बीजेपी को कई बार हराया और बीजेपी को रोका। और जो लोग गए हैं, ये चुनाव से पहले आना जाना लगा रहता है। समाजवादी लोग किसी के घर में झगड़ा नहीं कराते हैं। अगर हम चाहें तो हम भी किसी के घर वाले को ले सकते हैं, लेकिन कई बार हम लोगों ने रोका है, किसी के घर वाले से झगड़ा नहीं कराएंगे। लेकिन घर में झगड़ा कराने का काम, समाज में झगड़ा कराने का काम, समाज में खाई पैदा करने का काम कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी। सर एक दिलचस्प सवाल आपसे बात करते करते आ गया, चाचा जी को कैसे मनाया आपने? आपने उनको जसवंत नगर से टिकट दिया है, वो ज्यादा सीटें मांग रही थी, उनको कैसे मनाया, वो कैसे माने? उनके साथ के लोगों को सम्मान दिया जाएगा। सरकार बनेगी तो जगह जगह जो सम्मान दे सकते हैं वो देंगे। और उनके लिए, क्योंकि वो खुद लड़ना चाहते हैं, तो उनको जसवंत नगर से लड़ने का फैसला लिया गया है और उनको समाजवादी पार्टी का सिंबल दिया गया है। सर आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया विधानसभा, वो भी करहल सीट आपने क्यों चुनी? मैं इसलिए करहल चुनी, हालांकि मैं आजमगढ़ भी चुन सकता था। आजमगढ़ में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जीत करके जा सकते हैं, लेकिन करहल इसलिए चुना कि मैं योगी जी जो मुख्यमंत्री, उनसे पहले चुनाव लड़ना चाहता था। अच्छा, फिर क्योंकि सरकार हमारी बननी है। क्योंकि आप लड़के फिर आप ईस्ट में आ जाएंगे। नहीं, पहले चुनाव अपना लड़ लें। हाँ, अपना चुनाव मैं पहले लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, फिर पहले आ जाते हैं। सर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सब कुछ क्या ठीक है? कुछ सीटों पे हमने देखा, चाहे वो बिजनौर में, हम निकाल लेंगे, माठ में दो कैंडिडेट्स हो गए, वहां पर लोग थोड़ा इनफाइटिंग की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को अगर त्याग करना पड़ा है तो त्याग किया है और समय समय पे त्याग किया है। और Are you comfortable with जयंत चौधरी? आप जयंत चौधरी के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं आरएलडी के साथ? ये अगर पॉलिटिकल सीट के लिए, क्योंकि उनका भी दावेदारी है, हमारी भी दावेदारी है, हमें कुछ वोट मिला है पिछले चुनाव में, उनके प्रत्याशी कहते हैं हम मजबूत हैं, तो अगर हम मजबूत प्रत्याशी के लिए लड़ रहे हैं तो क्या खराब लड़ रहे हैं? हम दोनों तय तो ये करेंगे कि मजबूत प्रत्याशी लड़ाएंगे। जिस मजबूत प्रत्याशी को आपने लड़ा दिया, उनका नहीं लड़ा तो वो नुकसान नहीं, करेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। बिल्कुल सब ठीक है, सब अच्छा है। आप वेस्टर्न यूपी कब जाएंगे डोर टू डोर कैंपेन करने? मैं बहुत जल्दी डोर टू डोर कैंपेन करूंगा और जहां अनुमति मिलेगी वहां साइकिल भी चलाएंगे। साइकिल चलाएंगे सर? एक साइकिल के लिए अनुमति नहीं चाहिए शायद। नहीं, एक साइकिल के नहीं चाहिए। अब तो डोर टू डोर के लिए भी 10 लोगों की इजाजत दे दी। ठीक है, तो 10 साइकिल चल सकते हैं। पहले फिर से कैंपेन के लिए 28 तारीख से कैंपेन भी कर सकते हैं। सर आपने भी काफी बाहर से आए लोगों को लिया है। स्वामी प्रसाद जी आए, जबरदस्त बातें करते हैं, वो जो उनका बोलने का तरीका है, काफी लोग ले लिया आपने। बीजेपी कह रही है कि उन्होंने उनके टिकट काटने थे इसलिए वो समाजवादी पार्टी चले गए। प्रियंका गांधी कह रहे हैं जो कांग्रेस से गए आपकी पार्टी, वो कह रहे हैं वो कायर थे। तो आप उन लोगों को कैसे अकोमोडेट करके साथ में ले आए? आप कह रहे थे कि किसी का घर नहीं तोड़ते आप। नहीं, ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, आरोप मैं भी लगा सकता हूँ, लेकिन जो अगर कोई आना चाहेगा पार्टी में तो उसको तो स्वीकार करेंगे। अगर पार्टी में आकर के उसके सहयोग और समर्थन से हमारा जनाधार अगर बढ़ता है तो स्वाभाविक है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेगी उनको। वो कह रहे हैं सर, क्या लगता है आपको कि वो एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान होगा आपको अगर उनको टिकट देते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के एमएलए रहे 5 साल? नहीं, इससे नहीं होता। कुछ लीडर्स हमेशा जीतते हैं, कुछ लीडर्स हमेशा कहीं ना कहीं उनका समर्थन जुड़ने से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ताकत मिलती है। तो ये कहना गलत है कि किसी के आने से कोई नुकसान होगा, नहीं, उनके आने से व्यापक समर्थन मिलने जा रहा है। सर हमने देखा है कि आप कि जो इस बार जो आपके एड्स कैंपेन है बड़े इंटरेस्टिंग इनोवेटिव हैं, तो ये जो टैगलाइन है आ रहे हैं अखिलेश, ये आप खुद तय करते हैं या कोई क्रिएटिव टीम है? देखिए, इस समय हर इंसान क्रिएटिव है। हमारा वर्कर जो वॉलंटियर वो भी क्रिएटिव है। ये मैंने नहीं बनाया, वो तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने होर्डिंग लगा दिया और उन्होंने ये बात लिख दी और उसमें काउंटडाउन लगा दिया कि स्टॉप वॉच लगा दी, काउंटडाउन कर दिया कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो अगर वो नारा 10 लोगों को अच्छा लगेगा, और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि हमें वो बात करनी चाहिए जो जनता पसंद करे। अगर जनता कोई बात पसंद कर रही है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, अगर वो नारा वो पसंद करें तो हम स्वीकार करेंगे उस नारे को। सर आपने बोला कि आपने बहुत त्याग किया है, आपने बोला और हमने देखा भी कि आपने लोगों को समझाते हैं हमको टिकट लड़ाना था। चंद्रशेखर से क्या हुआ, क्या गलत हो गया? What went wrong? मैं उन्हें अकोमोडेट करने के लिए तैयार था और मैंने उस समय आरएलडी से टिकट भी ले ली थी, रामपुर मनिहारन और एक गाजियाबाद की भी दी थी। तो क्योंकि वो सीट ज्यादा चाहते थे, संगठन उनका सहमत नहीं था। वो कह रहे हैं आप दलित विरोधी हैं। मैं समाजवादी पार्टी कभी दलित विरोधी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हर संविधान में जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे चलती है। और मैंने कई बार कहा ये चुनाव ऐसा है जहां समाजवादी और अम्बेडकरवादी मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र खत्म होगा। संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है
उस संविधान को भी भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। सर दो छोटे छोटे सवाल है। पहला सवाल, ममता बनर्जी कब आ रही है? उन्होंने बोला है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात सबको वर्चुअली है, पर वो यूपी में कब दिखाई देंगे? अब एक साइकिल तो चला ही सकते हैं, साथ में एक ममता जी अगर चाहें तो साइकिल तो नहीं, लेकिन साथ में तो चल ही सकते हैं आप लोग। वो कब आएंगे यहाँ कैंपेन करने? आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? देश के बड़े बड़े नेता और कई प्रदेश के मुख्यमंत्री वो चाहते हैं कि यहाँ पर समर्थन दें, लेकिन पाबंदियां ऐसी हैं कि आकर के जनसभाएं नहीं हो सकती हैं। तो जिनसे भी मेरी बात हुई उनसे मैंने कहा कि आप रैली तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेस करके समर्थन कर दें, वही समर्थन बड़ा होगा और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बड़ा संदेश होगा। और ममता जी, आदरणीय ममता जी अगर आती हैं, एक बड़ा संदेश है, क्योंकि बंगाल से भारतीय जनता पार्टी हार के आई है। जय जी भी, जया बच्चन जी कैंपेन करने गई थी बंगाल ने हराया है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये हम सभी के लिए एक अच्छी बात होगी कि ममता जी आए और प्रेस कम से कम करें, उसके लिए हम बातचीत करेंगे। एक और प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री जो समर्थन करना चाहते हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि समय समय पर प्रेस करें और उत्तर प्रदेश की जनता को संदेश दें। सर एक आखिरी सवाल आपसे, 300 यूनिट बिजली का आपने वादा किया और आपने एक बहुत बड़ा ऐलान किया 2005 से पहले की जो पेंशन व्यवस्था है वो लागू करेंगे। इसके लिए आपने बजट बनाया है, आपकी क्या आप कर पाएंगे? दिल्ली में ऐसा हुआ है, 200 यूनिट फ्री बिजली दी है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन दिल्ली छोटा स्टेट है, 300 यूनिट दे रहे हैं आप यहाँ पर, और यूपी में तो जनता जबरदस्त है, कैसे करेंगे सर? देखिए 300 यूनिट का प्रैक्टिकल 300 यूनिट का तब फैसला लिया जब मैंने बिजली विभाग के तमाम एक्सपर्ट और कई लोग जो रेगुलेटर अथॉरिटी में रह चुके हैं उनसे राय मशवरा कर करके, और उत्तर प्रदेश का देखिए बड़ा बजट है, 6 लाख करोड़ के लगभग का बजट है। और दूसरा, मुझे याद है जब मैं सरकार में था, पहली बार मैं ईपीसी मॉडल पे सड़क बनाने जा रहा था। हमारा पीपीपी मॉडल नहीं चल पा रहा था, एन्युटी मॉडल नहीं चल पा रहा था। तो उस समय के अधिकारियों ने राय दी कि अगर आप इस एक्सप्रेसवे को बनाना चाहते हैं तो ईपीसी मॉडल पे बनाएं। और पहली बार ये हुआ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, लगभग 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ईपीसी मॉडल पे खत्म किया, बन के तैयार हो गया। अभी जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका नाम बदल गया है, ये भी लगभग 25,000 करोड़ की सड़क है। तो अगर 15,000 करोड़ की सड़क बन सकती है, 25,000 करोड़ की सड़क बन सकती है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में लगातार बिजली के प्लांट लगे हैं। ललितपुर में बिजली का प्लांट लगा, 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। निवेली लिग्नाइट का समाजवादी सरकार में प्लांट लगा, वो चल रहा है काम। हरदोगंज में समाजवादी सरकार में लगा 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। एटा में प्लांट लग रहा है 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, 3x660 लग रहा है, 2000 मेगावाट के लगभग। इसी तरह सोनभद्र में समाजवादी सरकार में लगा है, आपका कानपुर में पनकी का लगने जा रहा है। तो बिजली पर्याप्त है। और फिर एनटीपीसी के जो थे, चाहे वो आपका टांडा का रहा हो, उसकी मदद की समाज सरकार में, वो बिजली का बनके तैयार हो गया। तो बजट और हमारी बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा समाज सरकार ने बढ़ाया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब बिजली विभाग में इतना सुधार ला सकते हैं, और आप किसी भी इंजीनियर से या किसी भी उस व्यक्ति से जो इंजीनियरिंग को जानता है और पुराना बिजली विभाग के बारे में समझता है, तो वो कहेगा कि सबसे ज्यादा सुधार बिजली विभाग में अगर किसी ने लाने का काम किया तो समाजी सरकार ने। और उसी का परिणाम है कि पूरी स्टडी के साथ, एक्सपर्ट के साथ और इतना बजट होने के बाद हम ये 300 यूनिट फ्री दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो पेंशन है, पुरानी पेंशन, पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को कौन सा करंट लग गया, कह रहे हैं कि अब्बा जान, इन्हें अब्बा जान तब याद आता है, वो कह रहे हैं आपकी मुलायम सिंह जी की जब भी समाजवादी पार्टी कोई अच्छा काम, जनता के लिए काम का फैसला लेती है, उसी दिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को अब्बा जान याद आता है। 300 यूनिट बिजली दी, अब्बा जान याद आ गए। पुरानी पेंशन बहाली की बात की तो अब्बा जान याद आ गए। हम उनसे ये जानना चाहते हैं, आप खुद मुख्यमंत्री थे, 5 साल क्या करते रहे? आपने पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल की? और दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जिस तरीके से हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ राय ली और जो वित्त विभाग में पहले से काम कर रहे थे अधिकारी, उनसे राय ली है, ये किया जाएगा। और उसके लिए व्यवस्था है बजट की कि कैसे बजट दिया जाएगा और ये पुरानी पेंशन बहाल होगी। सर अब ये बताइए कि आप कब कैंपेन पे निकलेंगे, तो फिर हम लोग भी आपके पीछे चलें। यही कैंपेन है, यही कैंपेन है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन, साइकिल एक चला लेंगे, हम लोग भी पीछे रहेंगे आपके। जो पाबंदी लगी पूछने के लिए, मैं रोज कुछ हो जाता है, रोज नया सवाल होता है। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन देख रहा हूँ, मैंने सब वीडियो रख लिए हैं। इसलिए वीडियो रख लिए हैं, कल को जब मैं कैंपेन करने जाऊंगा तो हो सकता है चुनाव आयोग हम पे आपत्ति जताए कि आप कैसे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो। इसलिए मैंने सब वीडियो रख लिए हैं कि ये लोग बिना मास्क के कर रहे थे कैंपेन, इनके पास भीड़ बहुत थी, गाड़ियां बहुत थी,
इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं दिया इनको, तो जब हम कैंपेन करेंगे तो हम भी नहीं उम्मीद करेंगे कि हमें नोटिस मिले। इलेक्शन कमीशन क्या कमीशन से आपको नहीं नोटिस ना नहीं, मिले? आप देखिए ना, कैराना का इलेक्शन कैंपेन देखिए, किसने मास्क लगाया था। गाजियाबाद का देखिए मुख्यमंत्री जी का कितनी गाड़ियां थी, कितनी भीड़ थी। अगर इन लोगों को नोटिस नहीं मिला है तो कल जब मैं जाऊंगा तो हमें भी नोटिस नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम इनके पास जाएंगे प्रचार इनके करने। प्रचार करने के लिए। क्योंकि इनका देख घोषणा लूं, पत्र कब आएगा आपका? हमारा आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आ जाएगा। जो घोषणा पत्र इन्होंने पिछला घोषणा पत्र कूड़ेदान में फेंका, अब इंतजार है मुझे कि नया घोषणा पत्र कब लाएंगे, और जब ये लेके आएंगे उसका समाजवादी पार्टी का घोषणा स्टेप पत्र आएगा। बाय स्टेप स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं आप? नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये स्ट्रेटेजी केवल इतनी है कि हम जनता के साथ हैं। जनता के साथ हैं। तो हमारे साथ थे अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। लगातार इनसे हम बात करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान और जिन्ना तमाम मुद्दों को लेकर के आती बात, उन्होंने पाकिस्तान पर पूर्व जो प्रमुख थे तीनों सेनाओं के, उनका बयान कोट किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो कुछ अच्छा लेके आते हैं तो बीजेपी अब्बा जान की बात करती है। तो फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और हम समय समय पर अखिलेश यादव से बात भी करते रहेंगे। सहयोगी राजेश गुप्ता और विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।